हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आरएस प्री एग्जाम बेहद नज़दीक आ गई। तैयारी तो आपकी वैसे भी शानदार है, तो दिक्कत किस बात की। और कुछ एमसीक्यूज हम और कर लेते हैं ताकि तैयारी थोड़ी और बेहतर हो जाए। ये हमारा पेपर है, पेपर नंबर 5, जिसका पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अपना चैनल इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन मुलान एकेडमी को भी इंस्टॉल कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर 5 का पहला पार्ट। 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसका समारोह कहां पे आयोजित किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो पंचायती राज दिवस का समारोह आयोजित किया गया एमपी में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय स्तर का पंचायती राज दिवस का जो समारोह है वो एमपी में आयोजित किया गया। पंचायती राज दिवस आपको पता ही है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज कानून है वो अस्तित्व में आया था, जिसे हम 73वां संविधान संशोधन भी कहते हैं। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? यानी महर्षि है वो क्या है? मक्का, बाजरा, चावल या गेहूं? तो जो महर्षि पहल है इसका संबंध है बाजरा फसल से। किससे? बाजरा की फसल है, उससे संबंध है महर्षि का। तो महर्षि से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा जो राजस्थान का प्रमुख खाद्य है, बाजरा खरीफ की फसल है, और जो राजस्थानी लोग हैं इससे भली भांति परिचित है। सर्दियों में हमारा ये मुख्य अनाज है। इसका उद्देश्य, महर्षि जो पहल है इसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करना कि बाकी लोग भी जो इनसे विज्ञ नहीं है बाजरा जैसी फसलों से, वो इसके महत्व को समझे और इसका कंजम्पशन बेहतर करें, बढ़ाएं। तो महर्षि का संबंध किससे है? बाजरा फसल से। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? वो भारतीय कंपनी जिसने सब्सिडी प्राप्त की है कृषि पर्पज से, एग्रीकल्चर पर्पज से, कौन सी है वो? तो ये है अपनी गरुड़ एरोस्पेस। कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस वो कंपनी है जिसने एक कृषि ड्रोन बनाती है और कृषि ड्रोन सब्सिडी इसने प्राप्त की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर प्रदेश के किस शहर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआत की गई है? यानी दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वैसे ही राजस्थान में बनाया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। तो कहाँ पे बनाया गया ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है ये अपने जालाना में बनाया गया। कहाँ पे? जालाना, जयपुर के अंदर इसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसकी बात कर रहे हैं हम? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की। किसकी तर्ज पे बना है? दिल्ली का जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ना, उसकी तर्ज पे बना है। तो एक तो अपना भारत मंडपम, ये क्या है? एक कन्वेंशन सेंटर है। एक और कन्वेंशन सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया मोदी साहब के द्वारा। तो आपको बताना है कि वो कन्वेंशन सेंटर कौन सा है, उसका क्या नाम है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जयपुर के जो जालाना संस्थानिक क्षेत्र है वहां पे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनके तैयार हो गया है। और क्या काम आएगा? कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, ऐसे विभिन्न प्रकार की सरकारी गतिविधियां यहाँ पे हो सकेगी। और इस सभागार की, इसकी जो बैठने की क्षमता, कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं? तो 700 व्यक्ति है ना, इस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में किन योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है? यानी गहलोत साहब ने कौन सी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में ऐड कर लिया है? तो ये सारी ही योजनाएं कौन कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, निशुल्क यूनिफॉर्म योजना, सीएम अनुप्रति योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा। कितनी योजनाएं हो गई? तो ये 5 हो गई। इन 5 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। पहले से 28 योजनाएं कार्यरत थी, अभी 5 और हो गई। तो कितनी फ्लैगशिप कार्यक्रम हो गए? 33। कितने? 33 फ्लैगशिप योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बायोलॉजिकल पार्क कहां पे बनेगा? पैंथर रेस्क्यू सेंटर बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का पहला कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने कहां पर? जो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहां पे राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बायोलॉजिकल पार्क को बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अगर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना
1987 में हुई है। कहाँ पे? तो उदयपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पे अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है? यानी अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों का नाम दिया गया है। और स्पेशलिटी क्या है इन नामकरण की? एक विशेष पुरस्कार है, उसको प्राप्त किया है, उनके नाम पे उनका द्वीपों का नाम रखा गया है। कौन सा है? पद्म पुरस्कार, परमवीर, कीर्ति या फिर शौर्य चक्र। तो इसका आंसर है जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पे इन जो 21 द्वीप है उनका नामकरण किया गया है। राजस्थान से भी 2 व्यक्ति है। कौन कौन है? एक तो अपने हैं बाणासर के जो शहीद कहते हैं जिसे हम शैतान सिंह जी, एक अपने झुंझुनू के पीरू सिंह जी शेखावत है। इनके नाम पे द्वीपों का नामकरण किया गया है। और इसके अलावा 2018 में जो मोदी साहब उन्होंने जो रोस द्वीप है वहां का, उनका नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ा दी है। एक केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी है कैबिनेट ने। कब तक के लिए कर दिया है? तो इसे बढ़ा के कर दिया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए। कब तक के लिए? दिसंबर 2023 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। किस योजना की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यानी इस योजना में गरीबों को दिसंबर 2023 तक जिस प्रकार से अन्न वर्तमान में मिल रहा है, जिस रेट पे 2-3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो जो गेहूं, मोटा अनाज 1 रुपए किलो, तो उसी रेट पे मिल रहा है। बाकी राजस्थान में ये कुछ सब्सिडी राजस्थान सरकार भी प्रोवाइड करवा रही है जो 1-2 रुपए है वो, तो उसके बारे में तो आपको पता ही है। राजस्थान वन विभाग द्वारा पक्षी दर्शन कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यानी कार्यक्रम था पक्षी दर्शन कार्यक्रम। आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा। प्रश्न ये है कि ये आयोजन किया कहाँ पे गया? तो इसका आंसर है बांडी नदी अजमेर। जैसे हम जल्दबाजी में क्या लगा देते हैं केवलादेव, लेकिन केवलादेव नहीं है, ये अजमेर में आयोजित किया गया बांडी नदी के किनारे। तो एक चीज जो ये निकल के सामने आई कि बांडी नदी है वो अजमेर में बहती है। ठीक है, और किसने लॉन्च किया ये? तो वन विभाग ने कार्यक्रम लॉन्च किया था। कार्यक्रम का नाम है पक्षी दर्शन कार्यक्रम। और एक यूनिवर्सिटी है दयानंद विश्वविद्यालय, स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, उसके जो विद्यार्थी है उन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मानेसर में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में चक्रव्यूह ट्रॉफी किसने जीती है? यानी मानेसर के अंदर पुलिस कमांडो चैंपियनशिप हुई, उसमें एक ट्रॉफी होती है चक्रव्यूह ट्रॉफी, ये किसने जीती? राजस्थान पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ या सीआरपीएफ? तो इसका आंसर होगा सीआईएसएफ। सीआईएसएफ माने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो ये विभिन्न बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये होम मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। तो सीआईएसएफ ने जीता है भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप की चक्रव्यूह ट्रॉफी को। मई 2023 में देश के 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणीत। कौन बने हैं? वी प्रणीत साहब है, ये 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कितने नंबर के? 82 के। अब देखो कहां से संबंधित है ये प्रणीत साहब? ये तेलंगाना के राज्य से संबंधित है। कहां से? तेलंगाना से। इसके अलावा 79 नंबर के बने थे कौस्तुभ चटर्जी। फिर विघ्नेश कुमार 80 नंबर के बने, और 81 नंबर के बने थे साइंतन दास, और 82 के बन गए प्रणीत। आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है। प्रणीत कितने नंबर पे है? प्रणीत है 82 नंबर पे। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मई 2023 में कौन सी महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से हटा दिया है? यानी इस महामारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया था, लेकिन मई के महीने में डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि इसे इस श्रेणी से हटा दो। कौन सी बीमारी है? तो ये सबसे खतरनाक बीमारी जो पिछले 2-3 सालों में 3-4 सालों में रही थी, हमारे सामने एक बहुत बड़ा दानव का रूप लेके सामने आई थी, वो कोविड थी। लेकिन अब इस दानव पे हमने निजात पा लिया है और परिस्थितियां सामान्य हो गई है। जो नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव पड़े थे उनका तो, जिन चीज़ों को वापस नहीं लाया जा सकता उसका तो, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज अपने खोए हैं तो उनकी रिकवरी तो संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से और जो इकोनॉमी सही तरीके से चलनी चाहिए वो अब डर्रे पे आ गई है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंटरनेशनल T20 मैचों में अंपायरिंग करेंगी
पुरुषों के मैच में भी। कौन है ये? तो इनका नाम है किम कॉटन। और किम कॉटन है, ये किस पेशे से संबंधित है? तो किम कॉटन मैडम है, ये अंपायर है। क्या है? अंपायर। कौन से देश से संबंध रखती है? न्यूजीलैंड से। और ये T20 में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला के रूप में नामित हुई है, या इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज इन्होंने कराया। नाम है किम कॉटन। भारतीय नौसेना का अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, उसका नाम है ट्रोपेक्स। तो प्रश्न क्या बनेगा कि ट्रोपेक्स का संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? नौसेना से। और ये नौसेना का अपने आप में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। काकेशस पर्वत, इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। तो ये काकेशस पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, जो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहला कथन है ये तो बिल्कुल सत्य है। कैसे? कि काकेशस पर्वत है ना, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है, यानी एशिया और यूरोप के मध्य में अवस्थित है काकेशस पर्वत। तो अलग अलग कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है, ये बात भी सत्य है, लेकिन ये यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नहीं है, पहली सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा था कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन है वो सत्य है। अगर हम मैप में काकेशस पर्वत को लोकेट करने का प्रयास करते हैं तो देखो ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये काकेशस पर्वत का है। और ये काकेशस पर्वत, ये भी काकेशस पर्वत है। इसे हम ग्रेट काकेशस कहते हैं, जो रशियन वाले पार्ट में है। और जो यूरोपियन पार्ट में है वो कौन सा है? जो एशियन पार्ट में है वो ग्रेट काकेशस, जो यूरोपियन पार्ट में है वो है लेसर काकेशस। क्या कहलाता है? लेसर काकेशस। और ग्रेट काकेशस और लेसर काकेशस के बीच में जो देश है वो है जॉर्जिया, अजरबैजान। ठीक है। और अगर देखते हैं काकेशस पर्वत किन दो सागरों के मध्य है, तो कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर, यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में अपना काकेशस पर्वत अवस्थित है। अब कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? तो रूस में हो गया, आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, है ना। ये जॉर्जिया, ये अजरबैजान, ये रशिया, और एक कौन सा था? आर्मेनिया। तो ये वाला पार्ट ये आर्मेनिया है। ठीक है, तो यहां पे एक काकेशस पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से है। अब दूसरा कह रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। जैसा कि हमने चर्चा करी कि काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है, लेकिन ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रूस है ना, ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है, ना कि सिर्फ काकेशस की। और काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में, जैसे स्पष्ट हो गया। यह यूरोप की अल्पाइन श्रृंखला का भाग है। अल्पाइन का विस्तार कहाँ तक है? अटलांटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक। तो यहाँ पे जो ब्लैक सी किसका पार्ट है? ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है, और ये हो गया कैस्पियन सागर। तो इस किस प्रकार से कह सकते हैं? अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर का तक ये फैली हुई है अल्पाइन श्रृंखला, उसी का एक भाग कौन सा है? काकेशस पर्वत हो गया। उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदी का अफवाह तंत्र सबसे अधिक लंबा है? उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदी है जिसका अफवाह तंत्र बहुत लंबा है? तो ये है अपनी मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है उत्तरी अमेरिका की, इसका अफवाह तंत्र सबसे अधिक लंबा है। तो अगर मिसिसिपी नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इसका उद्गम होता है इटास्का झील से। ये सुपीरियर झील है ना, जो ग्रेट 5 लेक्स है यूएसए के अंदर, उसमें सुपीरियर झील के थोड़ी नज़दीक कह सकते हैं इटास्का झील है। और ये कहाँ जाके गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, तो मिसौरी इसकी सहायक नदी है। तो हम कहते हैं ना मिसिसिपी मिसौरी, तो मिसौरी इसकी सहायक नदी है। और कहाँ, जैसे ये मिसिसिपी आ रही है नॉर्थ से आती है, साउथ में मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है, और लगभग पूरे यूएसए को कवर करते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी होता है ना, ठीक वैसे ही यूएसए के ऊपर से नीचे तक, यानी इटास्का झील से मैक्सिको की खाड़ी तक ये आती है। और सेंट लुइस जो नगर है वहाँ आके मिसिसिपी नदी मिसौरी में मिल जाती है। यानी मिसिसिपी, प्रश्न ये बन सकता है कि जो मिसिसिपी नदी है और मिसौरी नदी है उनका संगम है, उस संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सेंट लुइस। और इसके मुहाने पर न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह भी स्थित है, पंजागा डेल्टा का निर्माण करती है। और इसका जो मुहाना है, बेसिन है, वो मक्का, गेहूं उत्पादन, और दक्षिणी भाग है वो गन्ना, कपास और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। यानी
ऑब्वियस सी बात है कि जो नदियों के आसपास का क्षेत्र हो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इससे प्रश्न उभर के नहीं आएगा। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से कहाँ जाके गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। मिसौरी नदी इसकी सहायक नदी है, सेंट लुइस इसी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और जो बंदरगाह है वो है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। तो चित्र में हम देखने का प्रयास करते हैं, ये हमारे सामने आ गई मिसिसिपी नदी और उसका नदी तंत्र। तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पे इटास्का झील है। इटास्का झील से होती हुई पूरे अब दक्षिण अमेरिका को कवर करते हुए यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। बाकी इसकी सहायक नदी का मिसौरी नदी, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये मिसौरी नदी है। ये देखो मिसौरी नदी का तंत्र भी बहुत लंबा है और इसकी बहुत सारी छोटी छोटी मतलब जो सहायक नदियाँ हैं। ये आपको नदी तंत्र, कितना विशाल नदी तंत्र आपको दिख रहा होगा। रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता, यानी कौन सी खेती है जो रोपण कृषि में नहीं आती? चाय, बाजरा, केला या कपास। तो इसमें जो बाजरा फसल है वो रोपण कृषि में नहीं आता। रोपण कृषि माने व्यापारिक खेती, जिसका उद्देश्य व्यापारिक खेती है, लाभ कमाना होता है, और रोपण कृषि में आती है। तो जो बाजरा है ये रोपण कृषि नहीं है, ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में की जाती है, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया। कटलरी उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कटलरी उद्योग के लिए तो सेंट एंटिनो, शेफील्ड, नोटिंगम या वेस्टफेलिया। तो कटलरी उद्योग के लिए जो शहर प्रसिद्ध है वो है शेफील्ड। कौन सा? शेफील्ड शहर। शेफील्ड शहर कहाँ पे है? ये है ब्रिटेन में। कहाँ पे है शेफील्ड? शेफील्ड ब्रिटेन में है। ये कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा सेंट एंटिनो जो शहर हमारे प्रश्न में आया है ये फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में। और ये कौन से उद्योग से संबंधित है? ये युद्धक सामग्री बनाने के लिए ये सेंट एंटिनो युद्धक सामग्री इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। नोटिंगम कहाँ पे है? तो आपने जैसे आप काउंटी वगैरह क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा नोटिंगम में मैचेस होते हैं। तो ये ब्रिटेन में है। कहाँ पे? ब्रिटेन में है। और ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र के लिए। और वेस्टफेलिया जर्मनी का एक शहर है और ये लौह इस्पात के लिए, किसके लिए? लौह इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है, तो अगर फिर से एक बार रिवाइज करने का प्रयास करें तो शेफील्ड है और कटलरी उद्योग के लिए ब्रिटेन में है। सेंट एंटिनो फ्रांस में है, युद्धक सामग्री बनाने के लिए फेमस है। नोटिंगम ब्रिटेन में अवस्थित है लेकिन ये ऊनी कपड़ों के लिए, नोटिंगम ऊनी कपड़ों के लिए है। और वेस्टफीलिया जर्मनी में है और लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? तो क्या होगा पर्यावरण प्रदूषण? मतलब जो इकोलॉजी को प्रभावित करेगा, पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, वो पर्यावरण प्रदूषण है। कह सकते हैं कि भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जिसे हमने चाहा नहीं है, जिससे मानव और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ चोटियां दे रखी है और हमें इन्हें सेट करना है कि वो कौन से हिमालय का भाग है। जैसे हम बात करें कि जो नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ ये किस हिमालय का भाग है? तो ये इधर सिक्किम हिमालय का भाग है। सिक्किम हिमालय का भाग है। तीसरे वाले जो पार्ट में, जैसे मान लीजिए हिमालय का ये पार्ट, तो यहाँ से पंजाब हिमालय, यहाँ से फिर उत्तराखंड हिमालय, और फिर कुमाऊं हिमालय, और फिर यह उत्तराखंड जिसे हम गढ़वाल भी कह सकते हैं, और ये कुमाऊं हो गया जो नेपाल वाला पार्ट हो गया, और फिर ये सिक्किम हिमालय। तो इसमें आती है नामचा बरुआ। तो इस प्रकार ये तो गढ़वाल हिमालय में नहीं हो गया, सिक्किम वाला पार्ट, ये उत्तराखंड वाला पार्ट में होना चाहिए। फिर नंदा देवी है, ये कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। ठीक है, सही बात है। फिर नोक्रेक है, नोक्रेक ये सिक्किम हिमालय का पार्ट नहीं है। ये नोक्रेक कहाँ पे? नोक्रेक है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में है, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। गढ़वाल हिमालय भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी के काली नदी के मध्य जो 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है, सतलुज और काली के मध्य जो श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कुमाऊं कहते हैं। सतलुज से काली के मध्य कुमाऊं हिमालय, और उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य स्थित पर्वत के पूर्व में नेपाल हिमालय कह सकते हैं, और पश्चिम में कश्मीर हिमालय होता है। जिस प्रकार से जहाँ पे इसकी अवस्थिति है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हिमालय, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है, फिर इसको कई पार्ट्स में बांट दिया ताकि इसको भौगोलिक रूप से समझने में सुविधा हो।
फिर सिक्किम हिमालय की बात करें तो काली और तीस्ता नदी के मध्य सिक्किम हिमालय, और माउंट एवरेस्ट इस सिक्किम हिमालय में आती है। अगर कुछ चोटियों को देखें पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से सेटअप करने का प्रश्न कई बार आ जाता है। तो जैसे हम हिमालय की बात करें तो नामचा बरुआ इसका लास्ट छोर है एक तरीके से। तो नामचा बरुआ, उसके बाद में जो हिमालय श्रृंखला है वो साउथ की तरफ टर्न ले लेती है, एकदम से जाके 180 डिग्री मुड़ गई। तो कहाँ से? नामचा बरुआ से। नामचा बरुआ कहाँ है? अरुणाचल में। तो अगर हम देखें तो नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, फिर मकालू, फिर इससे अगर पश्चिम में जाते तो एवरेस्ट, फिर मंसालू, फिर उसके पश्चिम में धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर सियाचिन, वोल्टारो, फिर गोड्यूनास्टिन, और लास्ट में आता है नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत नामचा पर्वत से नंगा पर्वत के मध्य जो विभिन्न चोटियां हिमालय अवस्थित है, और इसको पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व सेट करने के लिए प्रश्न आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है नामचा बरुआ, उसके बाद में कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट। जो मोस्टली जो प्रश्न पॉइंट पूछा जाता है वो एक तो नामचा बरुआ हो गया, उसके बाद में कंचनजंगा आता है इधर, फिर कंचनजंगा के बाद में आएगी मकालू, मकालू के बाद में आएगी एवरेस्ट, और फिर आएगी अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ठीक है, तो इन 4-5 चोटियों को क्रम आपको याद रखना है। अगर पश्चिम से पूर्व देखते हो तो धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मंसालू, धौलागिरी, मंसालू को छोड़ो आप, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, फिर मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरुआ, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरुआ। इस प्रकार से क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ, और पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते तो नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है, कौन सा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो मानसून को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की दिशा और स्थिति, इसके अलावा पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण, उच्चावच, वनस्पति, मिट्टी और वायुमंडल की स्वच्छता। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं, तो जैसे 7 बहनें और सिक्किम, तो उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है अपनी लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। अरुण, नाग, मणि, मिजो, जिस प्रकार से अगर हम ध्यान देते हैं म्यांमार के जो लगने वाले पार्ट है कौन कौन से है? अरुण अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। तो इनमें से जो लोकटक झील है ये कहाँ पे? ये मणिपुर में। अगर हम कुछ मुख्य झीलों की बात करें तो उत्तराखंड की झील कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको नैनीताल झील के बारे में तो अच्छे से पता है कि ये उत्तराखंड में। इसके अलावा सातताल झील है ना, ये भी उत्तराखंड में। एक खुरपा ताल है और एक कंकाल। तो कंकाल झील जो ताल लगता है वो झील मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में होती है। नैनीताल, सातताल, खुरपा ताल और कंकाल ताल। इसके अलावा अनंतनाग आपको पता ही है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है। शेषनाग झील ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील भी जम्मू में है, वुलर झील भी है, मानसबल झील भी जम्मू में है। राजस्थान की बात करें तो सांबर और लूनकरण राजस्थान के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी डीडोना झील होगी। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और पोवाई झील भी महाराष्ट्र में। हुसैन सागर तेलंगाना में, हुसैन सागर बहुत बड़ी झील है। और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील में संशय होता है कई बार, जैसे पुलिकट झील कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश है इनके बॉर्डर पे है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है ना वहां पे अवस्थित है पुलिकट झील। तो कह सकते हैं कि पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। और असूपा झील है ना ये तमिलनाडु में शुद्ध रूप से सबसे साउदर्न अपना स्टेट कौन सा? तमिलनाडु, वहाँ पे अवस्थित है। एक उमियम झील के बारे में पूछा जाता है कई बार। उमियम झील कहाँ पे? तो मेघालय में। उमियम मेघालय में। और गुरुडोंगमर झील कहाँ पे? सिक्किम में। हाँ, एक ही झील काफी सुर्खी में रहती है, नोकुचिया झील भी उत्तराखंड में। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आ सकता है। नोकुचियाताल झील कहाँ पे? नोकुचियाताल झील है उत्तराखंड में। ठीक है, अब कुछ कृषि है हमें व्यवस्थित करना है, जैसे सेरिकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर, विटीकल्चर, पोमीकल्चर। तो इसको देख लेते हैं हम। इसका आंसर जैसे हमने बताया कि बी होगा, यानी ए के साथ 3 सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को, बी को एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फिर सी के साथ 2 यानी विटीकल्चर अंगूर को कहेंगे, पोमीकल्चर कहेंगे फलों का उत्पादन को। किसे कहा जाएगा? फलों के उत्पादन को। अब एक बार
सारे हम कृषि है उनको देख लेते हैं। सेरिकल्चर जैसे आपको अच्छे से पता है कि ये रेशम कीट पालन है। एपीकल्चर आपको पता है मधुमक्खी पालन है। वीटी भी आपको रटा हुआ है, अंगूर उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर ये नाम से स्पष्ट है, फूलों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ से उत्पादन स्पष्ट है। पोमीकल्चर ये थोड़ा अलग आ गया ना, तो ये पोमीकल्चर है फलों के उत्पादन से संबंधित। किससे? पोमीकल्चर का संबंध फलों के उत्पादन से। ओलेरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली पालन से है। हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है। और एरिपोनिक्स हवा में पौधे को उठाना नहीं, उगाना। जैसे हाइड्रोपोनिक्स पानी में उगाना होता है ना हाइड्रोपोनिक्स, वैसे ही एरोपोनिक्स होगा हवा में पौधों को उगाना। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में कौन सी बात है वो सत्य नहीं है? तो इस संयंत्र को रानीगंज और झड़िया से कोयला प्राप्त होता है, तो सत्य बात है ये। लोएस्क बादाम पहाड़ उड़ीसा से प्राप्त होता है, ये कथन सत्य नहीं है। लोएस्क जल विद्युत दामोदर नदी घाटी से प्राप्त होती है और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो हमें पता है कि जो दुर्गापुर है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब इसमें जो लोहा प्राप्त होता है वो नोवा मंडी झारखंड से प्राप्त होता है। कहाँ से? दुर्गापुर वाला जो इस्पात संयंत्र है, यहाँ जो लोहा प्राप्त होता है वो नोवा मंडी से प्राप्त होता है। नोवा मंडी कहाँ पड़ती है? झारखंड में पड़ती है। प्रश्न भी ध्यान रखना। कोयला कहाँ से? रानीगंज से। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है? दुर्गापुरा एक तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब कौन से किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे इस्पात संयंत्र, वो प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है और हो सकता है इस बार फिर से पूछ ले। जो भिलाई वाला इस्पात संयंत्र है ये रशिया सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उसके सहयोग से बना था। ये छत्तीसगढ़ में वर्तमान में और 1955 में बना। लेकिन आपको भिलाई वाला सोवियत संघ इतना जरूर ध्यान रखना है। राउरकेला, तो राउरकेला है ये उड़ीसा में है और ये जो जर्मनी है उसकी सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट ये 68 में बना, ये भी सोवियत संघ ने हेल्प की थी। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, सेल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तमान में एक हमारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू है जिसे हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई। कब हुई? 1973 को हुई। और ये जो विभिन्न प्रकार की इस्पात संयंत्र इन सबको मिला दिया गया और कंबाइंड करके इस कंपनी के अंडर इसे इन सारे संयंत्रों को दे दिया गया। असम तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा नहीं है? तो रुद्रसागर असम में है, नारकटिया तो है ही, उगरी भी है, तो महसाणा नहीं है। महसाणा कहाँ है? महसाणा गुजरात में, तो इसका आंसर हो जाएगा महसाणा। बाकी नारकटिया, उगरीजान और रुद्रसागर ये तीनों कहाँ पे है? असम में अवस्थित है। लोएस के प्रगलन में किस ऊर्जा का, यानी अगर हम लोएस का प्रगलन करना चाहते हैं तो कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा? तो देखो उसमें जो ऊर्जा का उपयोग, जैसे हमने बात करी ना पिछले प्रश्न में कि दुर्गापुर को कहाँ से कोयला प्राप्त होता है, तो कोयला महत्वपूर्ण है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। सागरमाला परियोजना कब शुरू हुई? तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई, जुलाई में। लेकिन सागरमाला परियोजना की जो थिंकिंग थी ना, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थिंकिंग थी। 15 अगस्त 2003 को उन्होंने घोषणा की थी कि एक परियोजना बनाएंगे इस प्रकार की। बाद में मोदी साहब ने 15 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत ही कर दी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुरुआत 2015 में, घोषणा 2003 में। जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे है? तो जवाहर सुरंग है वो NH44 पे। किस पे है जवाहर सुरंग? NH44 पे। जवाहर सुरंग किस नेशनल हाईवे पे? 44 नंबर के नेशनल हाईवे पे। इसे बनियाल दर्रा भी कहते हैं। अब देखो आप कहोगे कि ये सुरंग बनाने की क्या आवश्यकता थी? सड़क के माध्यम से जाया जा सकता था। एक तो इस प्रकार से सुरंग बना दी तो कनेक्टिविटी देखो किस प्रकार से हो गई, बहुत लंबा रास्ता छोटा हो गया। और दूसरी बात, अगर इस प्रकार से रास्ता ब्लॉक होता है तो वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है और जो लॉजिस्टिक है उसको बेहतर किया जा सकता है। राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो इनमें से अगर हम बात करें तो लूनी, माही, सोम और साबरमती नदियां हैं, ये अपना जो जल है वो अरब सागर की ओर लेके जाती है। अगर हम बात करें लूनी नदी की तो नाग पहाड़ से उद्गम कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर। अब नए जिलों का परिवर्तन होने के बाद में हो सकता है इसके नाम में कुछ मॉडिफिकेशन हो, लेकिन आरएस एग्जाम में ये नहीं आएगा। आरएस एग्जाम में अपने पीछे वाला डेटा ही पूछेंगे। माही नदी का उद्गम मऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, फिर ये सीधा यू टर्न ले लेती है और मकर रेखा, करक रेखा इसी को 2 बार काटती है। और सोम इसकी सहायक नदी है। साबरमती इसका उद्गम पादरडा की पहाड़ी से होता है।
साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है? पदरला की पहाड़ी से होता है। पदरला कहाँ पे? उदयपुर में। खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती है, माही भी गिरती है, साबरमती भी गिरती है। और इसका जो साबरमती है ना, राजस्थान में तो 26-27 किलोमीटर ही चलती है, बाकी गुजरात में ये मोस्टली बहती है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे ये MCQ पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अपनी एप्लीकेशन मुलाना एकेडमी को भी इंस्टॉल कर लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।